अब हम लोग देखेंगे ब्रिटिश या अंग्रेजों के बारे में कि वो लोग कैसे भारत में सफल हुए या सक्सेसफुल हुए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इन लोगों की। सबको पता है कि 1600 में एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये कंपनी बनी 1600 में, ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी को पहले मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स के नाम से ये कंपनी बनाई गई थी। इस कंपनी का काम ये था कि वो इंग्लैंड के ईस्ट से, मतलब एशिया से ट्रेड करना। पहले सिर्फ इंडिया फोकस नहीं था, पहले एशिया से ट्रेड करना था इसका। ठीक है, बाद में इसका नाम चेंज किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को उस टाइम पे इंग्लैंड की क्वीन थी एलिजाबेथ फर्स्ट। एलिजाबेथ फर्स्ट, उन्होंने इसको चार्टर दिया। चार्टर बोलते हैं कानून को, एक एक्ट को। उस चार्टर में ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दे दी गई, एकाधिकार दे दिया। एकाधिकार मतलब सिर्फ वो कंपनी जो थी वो इधर से ट्रेड कर सकती है। एक तरीके से आप मान लो इंडिया से ट्रेड कर सकती है। मतलब इंग्लैंड की सिर्फ एक ये कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक प्राइवेट कंपनी थी, वो भारत से ट्रेड कर सकती थी। तो पहले ही इतनी फेवरेबल कंडीशंस के साथ में, इतनी अच्छी कंडीशंस इसको मिल गई ईस्ट इंडिया कंपनी को, और वो भारत आई ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है ये 1600 जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, तो उस टाइम भारत का जो एम्परर था वो अकबर था, मुगल एम्परर अकबर था उस टाइम पे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी पहले इंडोनेशिया, इधर उधर गई, फिलीपींस, इधर सब गई। इंडिया में उसने वो नहीं आई। माइटी मुगल एम्पायर, देखो मुगल एम्पायर बहुत शक्तिशाली था। और फिर से मैं बता रहा हूं कि जब मुगल भारत पर रूल कर रहे थे तब भारत दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी था, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। दुनिया की 25% जीडीपी सिर्फ भारत की थी। ठीक है, तो एक तरीके से भारत में प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता तो बहुत थी। तो वो देखकर अंग्रेज भारत में आए, शक्तिशाली थे मुगल। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई है तब अकबर की डेथ हो चुकी थी। अकबर के बाद उसका बेटा जो सलीम जहांगीर के नाम से एम्परर बना। उसके टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी के ये दो ऑफिसर्स को सबने नाम सुने होंगे, इनका विलियम हॉकिंस और दूसरा नाम था सर थॉमस रो। ये लोग आए। विलियम हॉकिंस को ही जहांगीर ने इंग्लिश खान का टाइटल दिया था। ये मिडिवल हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि किसको इंग्लिश खान की उपाधि दी, थॉमस रो आए। तो इन लोगों को कुछ थोड़ी फेवर कंडीशंस मिल गई, जहांगीर ने परमिशन दे दी कि चलो ठीक है आप काम स्टार्ट करो। और इन्होंने सूरत में अपनी पहली बस्ती बसाई। सहमति 1608 में मिली है और बस्ती सेटलमेंट 1613 में बनाई है इन लोगों ने। और इन्होंने कम से कम अपना काम शुरू कर दिया। ठीक है, तो हमें एक चीज समझनी है सबसे पहले कि देखो जो अंग्रेज भारत में आए उनका मकसद था व्यापार करना। तो अंग्रेज जो थे भारत के सिर्फ और सिर्फ इस हिस्से पर कंट्रोल चाहते थे, जो ये भारत का हिस्सा है ना, ये वाला। ये चीज समझनी है क्योंकि ये क्या है, भारत का कोस्टल हिस्सा है। यहाँ पर बड़े बड़े बंदरगाह है, कोचीन का बंदरगाह, यहाँ पे बॉम्बे बंदरगाह, ये सब गोवा वाला, ये सब कोस्टल एरिया है। गुजरात का कोस्टल एरिया, मद्रास, विशाखापट्टनम, इधर कलकत्ता, ये सब कोस्टल एरिया, यहाँ से ट्रेड किया जा सकता है, व्यापार। तो अंग्रेजों का भी मकसद सिर्फ यही था कि भारत के इस हिस्से पर कंट्रोल हो या यहाँ से ट्रेड शुरू हो, कम से कम व्यापार। और उनका ये काम तो शुरू हो चुका था कि पहली सेटलमेंट बन गई थी अंग्रेजों की, और धीरे धीरे इन्होंने अपना ट्रेड करना शुरू किया भारत से। जब ये भारत में थे अंग्रेज, तो ये चीज, भारत की पॉलिटिकल सिचुएशन समझना बहुत जरूरी है। भारत में जो दो सबसे बड़ी ताकतें थी उस टाइम पे, देखो क्या हुआ, वो थी मुगल और मराठा। आपको फिर से बता रहा हूं, थोड़ा मेडिवल हिस्ट्री की चीज समझनी पड़ेगी कि जहांगीर के बाद में एम्परर बना शाहजहां, अंग्रेजों का ट्रेड वैसे ही चलता रहा। उसके बाद अकबर, औरंगजेब आया। औरंगजेब बोला जाता है उसने ईस्ट इंडिया कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिए। कहते हैं वो थोड़ा गुस्सा और नाराज था ईस्ट इंडिया कंपनी पर, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में क्रिश्चियन मिशनरीज भी आते थे, ईसाई, वो क्रिश्चियन रिलीजन का प्रचार करते थे। औरंगजेब को पसंद नहीं आया, बोलते हैं। और कुछ ट्रेड वाली भी दिक्कतें थी,
टैक्स वैक्स नहीं सही मिलता था, तो औरंगजेब ने इन पे रोक लगा दी। औरंगजेब के मरने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक तरीके से आसान रास्ता मिल गया, आसान, और भारत में उनका जो ट्रेड था वो बढ़ गया। ये दो पावर्स थी, ठीक है। भारत की स्थिति ऐसी थी कि भारत में मुगल और मराठा, ये दो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रोक सकते थे या चैलेंज कर सकते थे। जो भारत में ब्रिटिश जो गवर्नमेंट अपना भारत को गुलाम बनाने की टेक्निक्स या स्ट्रेटजी बना रही थी, उनको रोकने की क्षमता सिर्फ इनके पास में थी, मुगल और मराठे। अच्छा, दिक्कत सबसे बड़ी क्या, और भारत हर बार जब गुलाम बना है, चाहे एंशियंट हिस्ट्री में किसी के अटैक हुए हो, अलेक्जेंडर सिकंदर का अटैक हुआ हो, मिडिवल हिस्ट्री में महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी का अटैक हुआ, तो कोई ना कोई भारत के अंदर का मिला हुआ होता था, तब उनको सफलता मिलती थी। हर हिस्ट्री में यही हुआ। तो अंग्रेजों को भी सब मदद करने वाले यहाँ बहुत लोग, कभी अंग्रेज मराठों की मदद लेते थे कि मुगल तो आप पे अटैक करेंगे, मुगलों से बचाएंगे, कभी मुगलों की मदद करते थे कि मराठे तुम पे अटैक करेंगे ना। तो अंग्रेजों ने जो डिवीजन था भारत में, बंटवारा था, उसका बहुत फायदा उठाया। उसको डिवाइड एंड रूल जिसको बोलते हैं, बांटो और राज करो, मजे करो। अंग्रेजों को हम लोग क्या देखने जा रहे हैं अभी, और ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी थी व्यापार करने के लिए, उसने भारत जैसे शक्तिशाली देश को कैसे कंट्रोल में कर लिया। तो एक चीज समझनी तो जरूरी है कि ये अंग्रेज वाकई में स्मार्ट लोग, क्योंकि ये लोग जहां जाते थे ट्रेडर्स बन के, व्यापारी बनकर जाते थे, क्योंकि पहले उस देश की इकोनॉमी कंट्रोल करते थे, अर्थव्यवस्था। और जब इकोनॉमी कंट्रोल में आ गई तो फिर एक दो लड़ाइयां होती थी और उस देश का पॉलिटिकल कंट्रोल भी ले लेते थे वो आसानी से। मतलब ऐसा नहीं था जो पुराने टाइम में लोग आते थे सीधे आक्रमण करो, जीते तो जीते, हारे तो भाग गए, ये नहीं होता था। उनकी स्ट्रेटजी अच्छी थी कि पहले धीरे धीरे ट्रेड कंट्रोल करो, इकोनॉमी कंट्रोल कर लो, और फिर पॉलिटिकल कंट्रोल करो। तो यही भारत में उन्होंने किया। मैं इनको बोलता हूं कि अंग्रेजों को कुछ गिफ्ट मिले भारत में, और ये गिफ्ट कैसे हैं आप समझना। इनको मैं गिफ्ट इसलिए बोलता हूं क्योंकि इसमें अंग्रेजों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। एक तरीके से भारत में कुछ ऐसा हो रहा था उस टाइम पे जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत मदद मिल रही थी। तो ये 4 पॉइंट हैं जिनको ये मैं मानता हूं कि इनकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पैर गड़ाने में बहुत मदद मिली। और मैं शुरू करता हूं एक एक करके। पहला तो था 1707, डेथ ऑफ औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब को लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर माना जाता है, कि आखिरी मुगल शासक था जो शक्तिशाली था। उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी बने, बहादुर शाह फर्स्ट से लेके बाकी के सब, वो उतने ताकतवर नहीं थे। और इसका फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रोकने वाला कोई मुगल एम्परर नहीं बना भारत में। ठीक है, तो औरंगजेब की डेथ हुई, और यहां ये एक बड़ा वो माना जाता है। कुछ हिस्टोरियन मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत ही 1707 से मानते हैं, 1707 से। ये ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि औरंगजेब की डेथ कब हुई, आपको पता होना चाहिए। तो ये पहला गिफ्ट था जिससे मुगल एम्पायर क्या हुआ, वीक पड़ने लगा। पहला पॉइंट। दूसरा, अच्छा, इसके वीक होने के बाद में क्या हुआ, औरंगजेब के बाद में बहादुर शाह फर्स्ट आया, जहादर शाह आया, फिर छोटे छोटे दो आया था, रफीउद्दौला, रफीउद्दर्जा, फिर आया फारूक शियार, एक एम्परर। फारूक शियार तक आते आते आप समझना, फारूक शियार की तक आते आते ये जो मराठे थे ये पावरफुल होते गए और ज्यादा ताकतवर हो रहे थे मराठे। ठीक है, मराठे। और एक समय ऐसा आया कि मराठों का एम्पायर दिल्ली तक फैल गया। ठीक है, अब मुगल डर रहे थे कि मराठे उनका पूरा का पूरा साम्राज्य ले जाएंगे। अंग्रेजों के लिए अच्छा था ये चीज। अंग्रेजों ने मुगलों को एक तरीके से सपोर्ट किया, और मुगलों से उन्होंने एक मुगल एम्परर जो फारूक शियार था उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट परमिशन उसको मिली, जिसको हम लोग बोलते हैं फरमान या दस्तक। ये बहुत पूछा जाता है। 1717 में मुगल एम्परर फारूक शियार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान या दस्तक दे दिया। फरमान या दस्तक क्या था समझना आप।
फरमान का मतलब आदेश होता है, ठीक है। ये फरमान जो था ये फ्री ट्रेड का था, फ्री ट्रेड कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में, और खासकर ये स्पेशली बंगाल के लिए था, उस टाइम बंगाल बहुत बड़ा हिस्सा था बंगाल का, ये बंगाल में फ्री ट्रेड कर सकती है, मतलब विदाउट टैक्स, बिना टैक्स पे किए हुए व्यापार कर सकती है। और आप सोचो कि बाकी की सब व्यापारी या सब कंपनीज जिनको टैक्स देना पड़ रहा हो, अभी की सिचुएशन सोच लो, जिनको 25 से 30%, उस टाइम तो 40% तक टैक्स था, देना पड़ रहा है। अगर 100 रुपये अर्न कर रहे हैं तो 40 टैक्स देना पड़ रहा है सबको। और एक कंपनी ऐसे कर दी जाए कि भाई रिलायंस को है, उसको टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा 40%। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सबसे बड़ी बात थी कि उसको फरमान और दस्तक मिल गया कि फ्री ट्रेड करने की आज़ादी, जो वो चाहते थे। मतलब इकोनॉमी कंट्रोल करने की शुरुआत हो गई भारत में यहाँ से। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, किस मुगल एम्परर ने फरमान दिया था और कब दिया था? 1717 में मुगल एम्परर फारूक शियार ने क्या किया? फरमान या दस्तक दे दिया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्या हुआ इसके बाद में। क्या हुआ कि भारत पर 1739 में, 1739 में इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत फेमस अटैक हुआ, जिसको नादिर शाह का आक्रमण बोलते हैं। जो ईरान का नादिर शाह जो था वो ईरान का रूलर था, ठीक है। उसने अटैक किया। जब उसने अटैक किया तो भारत में उस टाइम मुगल एम्परर था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला एक वीक मुगल एम्परर था, कमजोर शासक था। नाम से ही पता चल रहा है रंगीला लगा हुआ है। इसका म्यूजिक और आर्ट में कंट्रीब्यूशन है, पेंटिंग्स इसके साथ टाइम पे बहुत डेवलप हुई, म्यूजिक डेवलप हुआ। लेकिन ये पॉलिटिकल इंसान नहीं था, राजनीति में कमजोर था। और उस टाइम इतना बड़ा अटैक हो गया, नादिर शाह जैसा अटैक, जैसे तैमूर और चंगेज खान और बाबर के अटैक होते थे, उतना भयंकर अटैक। कहते हैं नादिर शाह जो था वो दिल्ली के बिल्कुल करीब आ गया, दिल्ली में आ गया, करनाल में। और करनाल पे, हरियाणा में जो करनाल है, वहां पे एक वॉर हुआ इनके बीच में। वॉर हुआ भी नहीं था, इसने सरेंडर कर दिया, करनाल के युद्ध के नाम से जाना जाता है ये। यही 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला ने सरेंडर कर दिया। नादिर शाह दिल्ली आ गया। दिल्ली में इसने खूब कत्लेआम करवाया। कहते हैं इसके कुछ सैनिक मारे गए तो उसके बदले में इसने बहुत लोगों को दिल्ली में मरवाया, नादिर शाह ने। और उसके बाद ये भारत से गया, और भारत से बहुत जो भी, मतलब अंग्रेजों का, मुगलों का जो खजाना था वो पूरा लूट के ले गया। हम लोग पढ़ते हैं कोहिनूर, जो कोहिनूर था डायमंड, वो ऐसे ही मयूर सिंहासन, जिसको पीकॉक थ्रोन बोलते हैं, शाहजहां ने बनवाया था वो। ऐसे दीवाने आम, दीवाने खास, आम दीवाने खास, ये सब चीजें ये नादिर शाह लेके गया। अब एस्टिमेट हिस्टोरियंस निकालते हैं कि नादिर शाह इतना पैसा लेके गया कि उसने 3 साल तक ईरान को टैक्स फ्री कर दिया, पैसा लेने की जरूरत नहीं हुई, ठीक है। कुछ हिस्टोरियन बोलते हैं कि लगभग $500 बिलियन के आसपास, अभी का इन्फ्लेशन एडजस्ट करके जो पैसा लेके गया वो। तो नादिर शाह ने, मतलब ये आपको पता समझ में आ रहा होगा कि उस टाइम भारत को सिर्फ अंग्रेज नहीं लूट रहे थे, नादिर शाह भी था, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डेनमार्क, नीदरलैंड, सब लोग लूट रहे थे। तो ये ऐसा अटैक था। इस अटैक का रिजल्ट क्या हुआ कि जो मुगल जो कमजोर थे वो और कमजोर हो गए, जो एक तरीके से थोड़ा चैलेंज दे सकते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, रोक सकते थे, और फिर उनकी ताकत नहीं बची कि वो रोक पाए। और मोहम्मद शाह रंगीला कमजोर एम्परर और कमजोर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या, अच्छा बचे सिर्फ मराठे जो अंग्रेजों को रोक सकते थे। तो मराठों पे 1761 में एक बहुत फेमस अटैक हुआ, जो मिडिवल हिस्ट्री में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, अहमद शाह अब्दाली का, जो अफगानिस्तान का रूलर था। कहाँ का? अफगानिस्तान का रूलर था। और जिसको हम थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जानते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। और इसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। मराठा पावर, जो अकेली सबसे पावरफुल एम्पायर बचा था भारत में, जो एक तरीके से इन विदेशी शक्तियों को कंट्रोल कर सकता था, वो भी कमजोर पड़ गया इस वॉर के बाद में, थर्ड पानीपत के वॉर के बाद में। इसलिए मैं इन 4 को गिफ्ट बोलता हूं जो अंग्रेजों को मिले, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिले। कि पहला क्या था? औरंगजेब मर गया, जो एक कैसा भी एम्परर हो लेकिन ताकतवर एम्परर था।
दूसरा, फारूक शियार ने फ्री ट्रेड की परमिशन दे दी, फरमान दे दिया कि आप फ्री व्यापार करो बिना टैक्स के, अर्थव्यवस्था कंट्रोल करवा दी पूरी। और तीसरा चौथा क्या था, जो बड़ी दो तक शक्तियां थी, मुगल और मराठे, दोनों भारत में कमजोर पड़ गए। मुगलों पर अटैक हुआ नादिर शाह का, और मराठों पर अटैक हुआ अहमद शाह अब्दाली का। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के मजे थे। अगला, अच्छा, इसके बाद में क्या हुआ कि जो मुगल एम्परर था उस टाइम पे, मैंने बताया उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। इसके टाइम तक आते आते मैंने बताया मुगल एम्पायर इतना वीक हो गया कि वो एक में ही नहीं रह पाया। जब एम्परर वीक होता है तो नीचे रिवॉल्ट या विद्रोह शुरू ही हो जाते हैं, तो विद्रोह होने लगे। और इस मुगल एम्पायर से 3 बड़े इंडिपेंडेंट स्टेट्स अलग हुए, स्वतंत्र राज्य बन गए। पहला था बंगाल, बहुत बड़ा राज्य, अवध, ये यूपी वाला जो अभी है, और हैदराबाद, ये 3 बहुत बड़े राज्य स्वतंत्र हो गए। ठीक है, अच्छा, आप देखो कि अगर साथ में रहते तो शायद एक चांस होता भी अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन अलग हो गए। अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी के मजे आ रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एक करके बंगाल, अवध, हैदराबाद, इसके बाद में छोटे छोटे जो बचे, मैसूर, जो मराठा भी बचे थे, वो सब फिर उनको एक एक करके वो ले गए सबको। यही इन सब की जो कहानी है आगे की, हमारी बंगाल, अवध, हैदराबाद, इनकी कहानी जो है वही हमारी पूरी गुलामी की कहानी की। कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने या अंग्रेजों ने कैसे इन राज्यों को अपने कंट्रोल में किया। ठीक है, थैंक यू। अब